आप लोग उसको सुनेंगे, लेकिन मैं जनसुराज के बारे में दो चार बातें कहना चाहता हूं। जनसुराज दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो कि बनने से पहले 1,25,00,000 की सदस्यता के साथ में जनसुराज पार्टी का निर्माण हुआ। जनसुराज क्यों बना? माननीय प्रशांत किशोर जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो पिछले 3 सालों से पैदल चल रहे हैं और जब उन्होंने चलना शुरू किया वो लगभग 7,000 किलोमीटर और 5,554 गांव पैदल चल करके जब वो चले और बिहार की गरीबों को देखा, उन्हें लगा कि ऐसे हम बिहार को नहीं बदल सकते हैं। तब उन्होंने एक पार्टी के बारे में सोचा। पहले मैं बता दूं कि जनसुराज संगठन था, लेकिन जब वो देखे पूरे बिहार में घूम करके बिहार के बच्चों के बारे में और बिहार की गरीबी को देख करके, तो उन्हें लगा कि मुझे पार्टी बना करके इलेक्शन में आना चाहिए। 5,454 गांव 5,454 गांव चलने के बाद उन्हें जब बिहार की गरीबी लगी और उन्होंने देखा, तो उन्हें लगा कि मुझे एक पार्टी बना करके आना चाहिए। और उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 में पार्टी बनाई। वो चाहते तो पूरे अपने आप को जितनी उनकी प्रतिष्ठा है और जिन्होंने उतना धन कमाया है और किसी भी पार्टी में रह करके वो पार्टी अपना जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन आपने वीडियो में ऑडियो में देखा होगा कि जब वो चाहे वो बारिश हो, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, अगर उनका प्रोग्राम होता है तो वो एक भी प्रोग्राम आज तक अपना कैंसिल नहीं किया है। आज बिहार को बदलने की जरूरत है और जनसुराज ऐसे 5 मैनिफेस्टो के साथ में आई है कि ऐसा कोई सरकार जो उसको पूरा नहीं कर सके। हम लोग का मात्र 5 मैनिफेस्टो है, मात्र 5। पहला है पलायन, पलायन जो अभी एक माता बहनें कह रही थी कि हम लोग का बाल बच्चा 10,000 से 15,000 कमाने के लिए बूढ़े माँ बाप अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के जाता है। उसके लिए प्रशांत जी का कहना है कि अगर जनसुराज की सरकार बनी तो अगले बार छठ के बाद से 10 से 15,000 का व्यवस्था बिहार में ही कर दिया जाएगा। दूसरा है शिक्षा। अगर शिक्षा में आज जितने शिक्षा में दिक्कत हो रही है, सब गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उनका कहना है कि 15 साल तक के ऐसे बच्चे जो जहां पढ़ना चाहते हैं उसके लिए पढ़ाई का सुविधा दी जाएगी और वो जहां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसका पैसा सरकार बियर करेगी जब तक कि उसका 15 साल नहीं हो जाता है। और तीसरा मुद्दा है पेंशन। शुरू से हम लोग का है कि हम लोग को भीख नहीं, हम अपने गार्जियनों को भीख नहीं, कम से कम 2,000 रुपया देना है, जिसके लिए जबकि बिहार सरकार ने 1,100 कर दिया है, उससे भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और उसके लिए हम लोग की अगर सरकार आती है तो 2,000 रुपया सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, आज जीएलजी के माध्यम से माता बहनें लोन लेते हैं, उसमें 28% का हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। आप लोगों को तो कम कहा जाता है, लेकिन आप जब जोड़ के देखिएगा तो 28% इंटरेस्ट रेट चला जाता है। और माननीय प्रधान जी का संकल्प है कि अगर सरकार आती है तो मात्र 4% के ब्याज दर पे माता बहनों को काम करने के लिए लोन दिया जाएगा और वो भी 4% सरकार की ओर से दिया जाएगा इंटरेस्ट के रूप में। और पांचवा, जो आज 15-20 सालों से किसानों को लोन नहीं दिया जाता है खेती के टाइम में, और अपना फसल
और अपना फसल कम दामों में बेच के वो खेती करते हैं, जिसका मुनाफा उनको नहीं मिल पाता है। उनका मुनाफा बिचौलिया खा जाता है। तो हम लोग का पांचवा संकल्प है कि खेती के लिए 5 लाख तक का लोन वही 4% के दर पे सरकार देगी और उसका इंटरेस्ट हम लोग सरकार देगी। मैं और कहना चाहता हूं कि आज 78 सालों में बिहार आजादी के पूरे कर लिए हैं भारत, लेकिन आज बिहार में 40 सालों से सिर्फ एक घोर चला हुआ है। हिंदू भाई ये सोचते हैं कि गठबंधन को कैसे हराना है और मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि बीजेपी को कैसे हराना है। बस इस होड़ में आज 35-40 सालों से हम लोग जूझ रहे हैं। उसके आगे हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारा विकास कौन कर पाएगा। हम अच्छे नेताओं का चयन नहीं कर पाते हैं। वोट हम देते हैं, लेकिन हमारा चयन पटना से होता है। पटना में किसी को भी टिकट दे दिया, हम उसको वोट दे करके जिता करके भेज देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरा विकास कौन करेगा। आज 38 जिलों में सबसे पिछड़ा अररिया जिला है और अररिया जिला में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट नहीं बदतर हो गई है। क्योंकि आज एक भी मेडिकल कॉलेज अररिया जिला में नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी लॉ कॉलेज नहीं है, एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। आप अपने बच्चों को जब पढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो आपको फीस से ज्यादा यह सोचना पड़ता है कि हम दूसरी जगह रखेंगे तो उसकी व्यवस्था हम कहां से करेंगे, और वो पढ़ाई मुझे बोझ लगने लगता है। आज सीमांचल में सबसे पिछड़ा जिला अररिया है। आज देख लीजिए, बगल में कटिहार, बगल में पूर्णिया, बगल में किशनगंज, ये तीनों जिला में मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, लॉ कॉलेज भी है, इंस्टीट्यूट भी है। और हम लोग आज ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो कि 5 साल ये नहीं सोच पाते हैं कि हमको क्या करना है, उसे ये जानकारी ही नहीं है। मैं खुला ओपन चैलेंज देता हूं जितने भी यूट्यूबर्स हैं कि हमारे 35 साल में जिन्हें हम नेता बना के भेजे हैं, उनका 5 मिनट का मुझे वीडियो क्लिप दिखाइए कि जो अपने संसद में या अपने विधानसभा में अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए अपना आवाज उठाता हो, ये कहता हो कि मुझे मेडिकल कॉलेज चाहिए। ऐसा कोई नेता जो कि भूख हड़ताल करता हो, कोई एक बार संसद में या बिहार में विधानसभा में घेराव करता हो कि हमारे अररिया जिला को क्यों नहीं दीजिएगा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे अररिया जिला में नहीं है। माताओं बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, हमने जिसे 78 साल से वोट दिया, मेरे लिए क्या किया है उन्होंने, और आज इस अवस्था में हम हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई हमको बोझ लगने लगा है। आज अररिया हॉस्पिटल की हालत आप देख लीजिए, आपको लगेगा बुखार से ज्यादा इलाज हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है। जैसे ही आप सीरियस पेशेंट कहिएगा, वो तुरंत यहां से आपको रेफर कर देगा, आपको कटिहार भेज देगा, पूर्णिया भेज देगा और किशनगंज भेज देगा। लेकिन आपके अररिया जिला में वो व्यवस्था नहीं हुई है जो कि आपके जिला में होनी चाहिए। एक जिला लेवल का जो हॉस्पिटल होना चाहिए, वो व्यवस्था आज तक आपके प्रतिनिधि द्वारा आज तक नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं आपको, आज जब हम लोग वोट दे के निकलते थे तो लोग ये कहते थे कि मुझे विकल्प नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तीसरा विकल्प के तौर पर माननीय प्रशांत किशोर जी जन सुराज को लाया है। हम लोग का सोच शिक्षा पर आधारित है और ऊपर वाला का बहुत बड़ा कर्म है कि हम लोग को देखिए जैसी नीयत वैसी बरकत, और मुझे स्कूल बैग ही मिला है। यह सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि हम लोग का सोच सही से चल रहा है, इसीलिए हम लोग का जो बैग है वो स्कूल बैग ही मिला है। कुछ लोग मुझे कहते हैं ये प्रशांत किशोर बी टीम, भाजपा की बी टीम है। मैं कहता हूं मेरे भाई, बी टीम और ए टीम के उलझ में मत उलझिए। आज जो 70 सालों से जो जिन्हें हमें वोट दे रहे हैं,
क्या आपने कभी पूछा क्यों नहीं मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज आया, क्यों मेरे यहाँ नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज आया, क्यों नहीं मेरे यहाँ लॉ कॉलेज आया, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आज मेरे घर के बगल में क्या होता है मुझे नहीं मालूम होता है, लेकिन प्रधान जी कहां से खर्च करते हैं उसका पता आप लोगों को है। और मुझे लोग कहते हैं, मुझे ही लोग कहते हैं कि आपको नहीं पता अध्यक्ष जी, ये तो आरएसएस से मदद करती है। मैं कहना चाहता हूं आज आप लोगों को इस मंच से कि अगर आरएसएस मदद करती है तो आज सबसे ज्यादा भाजपा वाले के नेता ही माननीय प्रशांत किशोर से डरे हुए हैं। आप भी जानते हैं दिलीप जायसवाल जी का हकीकत, किशनगंज के मेडिकल कॉलेज का हकीकत। वो आदमी वहां पर कलर का नौकरी करते थे और वो एक सिख ट्रस्ट के तरफ से वो संस्था थी, लेकिन माननीय दिलीप जायसवाल जी जिस तरह से उस कॉलेज को हरता है, उसको बोलने के लिए किसी मर्द की ताकत की जरूरत थी और आपके ए टीम में किसी में वो ताकत नहीं थी आज 30-35 सालों से जो इस मुद्दा को उठाए। आज चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो या माननीय स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, सब सीबीआई से भी ज्यादा और इससे ज्यादा वो माननीय प्रशांत किशोर से डरते हैं और सब कोई उनसे डर करके कहते हैं वो तो मेरा भाई है या तो मेरा ये है। आज सबसे ज्यादा जब हम बीजेपी के आदमियों से कैसे मिलते हैं तो उनका कहना होता है कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बीजेपी को ही खतरा है। आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इन सबसे मत उलझिए। एक बार जो आदमी 3 सालों से पैदल चला है और 5454 गांव को पैदल घूम करके यहाँ पे लोगों के बीच में गया है, जो सबके दुखों में खड़ा है, दुखों को देख करके बिहार को बदलने का संकल्प लिया है, उसके लिए एक बार अपने बच्चों का मुंह देख करके अपने बच्चों के लिए बस एक बार अगर हम लोग इस पे खड़ा नहीं होंगे, माननीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप हमारे एमएलए या एमपी को नहीं पकड़िएगा, आप मुझे बुलाइएगा, आपको जो सजा देनी होगी वो सजा दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि है किसी नेता में दम जो कि 7,000 किलोमीटर और 5,454 गांव पैदल चल करके बिहार के बारे में समझा हो और जाना हो? इनके पास में रोड मैप है कोई भी चीज का। एक इंटरव्यू में देख रहा था कि 6 महीना में या जो बाढ़ की समस्या होती है उसके लिए तेजस्वी जी से पूछा गया कि आप बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए क्या करते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। माननीय प्रशांत किशोर जी ने पूरा डिटेल में समझाया कि बिहार में अगर बाढ़ भी होती है तो बहुत इलाके में सुखाड़ भी होती है। मुझे ऐसा डैम बनाना चाहिए जहां के बाढ़ का पानी आकर के वहां जमा हो और जब सुखाड़ हो तो हम उसको आसानी से उस पानी को यूज करें। इनके पास में सोच है, रोड मैप है। अगर किसी मुद्दा को उठाते हैं तो आपको देखते होंगे कि वो आदमी पूरा प्रूफ के साथ में मीडिया से हो या अपनी बातों को रखता हो। इनके पास में अगले 10 सालों का रोड मैप है कि अगर सरकार आती है तो हम क्या क्या करेंगे। हम लोगों ने ऐसा कोई सपना नहीं दिखाया है जो कि एक सरकार उसको पूरा नहीं कर सकती है। हम लोगों ने सिर्फ वही कहा है, मात्र 5 मुद्दा लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं और वो 5 मुद्दा आप जानते हैं उसको हम लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं। चूंकि ये सरकार के पास में रोड मैप नहीं है इसलिए आज तक अस्त व्यवस्था पूरा विचलित है। नहीं तो हम लोग जो रोड मैप के साथ में माननीय प्रशांत किशोर जी आए हैं उसके साथ में अगर सरकार काम करेगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग बिहार को उज्जवल बिहार बनाने में पूरा कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए माननीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर मुझे 5 साल नहीं 15 साल भी लगेगा तो हर साल हम दुगनी ताकत से उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि मुझे कितना सीट आया है, लेकिन हम जब तक बिहार को बदलेंगे नहीं तब तक बिहार को हम लोग बदलने के लिए वचनबद्ध हैं।
चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए। वो साफ तौर से कहते हैं या तो अर्श पे या तो फर्श पे, और फर्श पे भी रहेंगे तो फिर से दुगुना ताकत के साथ में हम लोग फिर से मेहनत करके अपने बिहार को बनाने के लिए फिर से आगे बढ़ेंगे। इसलिए माता बहनों बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूं कि एक बार माननीय प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप उनको वोट कीजिए, और ये सब बातों में मत उलझिए। आप लोग यहाँ पे आए एज ए जिला अध्यक्ष, मैं आप लोगों का कर्जदार हूँ। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है मैं उसको जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया।